हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ आप प्राइस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आज है जिसका लेक्चर नंबर 5। ठीक है बेटा, तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन। तो मानव में प्रजनन कैसे होता है बेटा। मानव में जो प्रजनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो पौधों में हम जो प्रीवियस वीडियो हमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा मानव में लैंगिक जनन है। इसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा वाला सर आप ये वाला टॉपिक कब से पढ़ाओगे। ठीक है, बच्चे पूछते भी हैं ना, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम में आती है, जितना हमें 10th NCERT बुक में दे रखा है। ठीक है, काम की चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मानव में प्रजनन, यानी मानव में जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है बेटा। अगर मानव में प्रजनन की बात करें तो वो लैंगिक होता है। ठीक है ना, कैसा लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अब लैंगिक परिपक्वता क्या होती है। देखो, लैंगिक प्रजनन होने के लिए लैंगिक परिपक्वता का होना जरूरी है। इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो लैंगिक परिपक्वता जीवन काल का एक ऐसा समय होता है बेटा जिस टाइम पे अगर हम बात करें नर की तो इसमें शुक्राणु, तथा अगर मादा की बात करें तो वहाँ पे अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू होता है। यानी मादा में अंड कोशिका बनना स्टार्ट होता है और नर में शुक्राणुओं का निर्माण स्टार्ट होता है। इस अवधि को, ठीक है, ये हालांकि ये अवधि किशोरावस्था में आती है, इसको यौवनारंभ भी कहते हैं। इसी अवधि में शरीर में बहुत सारे हमें चेंज देखने को मिलते हैं। अब यौवनारंभ में कौन कौन से चेंज अपने को देखने को मिलते हैं। अगर हम किशोरों की बात करें तो एक समान लगभग रहते हैं। जैसे काख और जननांगों के पास जो गहरे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, गहरे काले रंग के बाल, ठीक है, मतलब गहरे होते हैं। ठीक है, जैसे पहले सुनहरे रहते हैं ना, और फिर जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है ना, त्वचा का भी कलर अलग होता है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं किशोर अवस्था में आते हैं तो त्वचा है ना तेली होने स्टार्ट हो जाती है सबकी। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की, और मुहासे यानी पिंपल्स वगैरह भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इस एज में। ठीक है, अब हम ये तो थे किशोरावस्था में एक समान थे दोनों में जो हो रहे थे परिवर्तन। अब हम समझेंगे बेटा लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं जो अलग हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो इस उम्र में क्या होता है, उनकी आवाज़, जैसे छोटे जब बच्चे होते हैं तो दोनों की आवाज़ सेम ही होती है। लड़कियों की आवाज़ क्या है ना, पतली। ठीक है, कंठ उनका वैसा ही रहता है, पतली रहती है, और उनके जो ये है ना कंधे, जैसे इनमें झुकाव आ जाता है। ठीक है, ऐसे घुमाव सा हो जाता है और इस तरह के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म भी होने लगता है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो अलग हैं। ठीक है, अब अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों की दाढ़ी मूछ निकलने लगती है और उनकी आवाज़ फटने लगती है। ठीक है, तो ये लड़कों में तो ये चेंजेस थोड़े लड़कियों और लड़कों में अलग थे। ठीक है बेटा, अब हम समझेंगे प्रजनन के लिए, जैसे हमने लैंगिक परिपक्वता में समझ लिया क्या होता है, और लैंगिक परिपक्वता वाला जो काल होता है उसमें कौन से चेंजेज होते हैं उनको भी हमने समझ लिया है लड़कों और लड़कियों में। ठीक है, मेल फीमेल में ऐसे कह सकते हैं, नर या मादा में। अब हम समझने वाले हैं बेटा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में, क्योंकि इनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो नर जनन तंत्र क्या है और मादा जनन तंत्र क्या है, दोनों के डायग्राम आपको पहले से ही दिख रहे हैं, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है कि मैं जल्दी से बना सकूँ, इसलिए मैंने आपको पहले बना रखे हैं। ठीक है, और आपको भी बेटा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं डायग्राम। ठीक है, शर्म नहीं करनी है, आराम से बनाना है, बने जब ध्यान से चीज़ों को बनाओगे तो बन जाएंगे। ठीक है, अब नर जनन तंत्र का ये पार्ट है। ठीक है, और ये मादा जनन तंत्र का। अगर डेफिनेशन वाली बात आती है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, नर जनन तंत्र में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। कुल मिला के हम कह सकते हैं नर जनन कोशिका का। और नर जनन कोशिका के निर्माण के साथ साथ ये क्या करते हैं, उस नर जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाते हैं। और जो ये अंग देखो, जो निर्माण कर रहा है अंग, ठीक है, और जो निषेचन के स्थान तक पहुंचा रहा है, वो आपस में सब मिलकर क्या कहलाते हैं, नर जनन तंत्र। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। नर जनन कोशिका को उत्पादित करने वाले तथा निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग नर जनन तंत्र कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन कोशिका को उत्पादित करने वाले अंग तथा निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग क्या कहलाते हैं, मादा जनन तंत्र कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इसमें नर है उसमें मादा है, दोनों में ही निषेचन के स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मादा जनन तंत्र में निषेचन का अगर हम देखें तो कहाँ पर होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिका में। इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, अब
पहले हम समझ लेते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र के भाग क्या हैं, कौन कौन से भाग इसमें आते हैं, किनसे मिलकर ये बना होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भाग है, सबसे काम वाला भाग है, वो है बेटा वृषण। तो वृषण जो है हमारा, ठीक है, फर्स्ट है हम कह सकते हैं इसको। तो वृषण अगर हम देखें तो ये वाला भाग जो हमारा वृषण है, और इस भाग को आप देख रहे हो जो वृषण लिखा हुआ है, एक ये थैलीनुमा संरचना में पैक है, इसको हम कहते हैं वृषण कोश। और ये जो वृषण है शरीर से क्या होते हैं बेटा, बाहर होते हैं, जैसे उदर गुहा के नीचे लटके रहते हैं, है ना। तो वृषण कारण क्या, देखो प्रश्न आ जाता है, वृषण हमारे उदर गुहा के नीचे क्यों होते हैं या शरीर से बाहर क्यों होते हैं। तो इसका कारण क्या है, वृषण को शुक्राणु उत्पादित कर रहे होते हैं। भाई वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। अब शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, हमारी बॉडी से कम चाहिए होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, शरीर से बाहर। तो अब सिंपल सा है भाई, शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, इसलिए क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। ये भी आंसर अपने को समझ आ गया। वृषण क्या करते हैं ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना, शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। बेटा वृषण का एक और काम है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण और होता है, ये हमने समझा था चैप्टर नंबर 7 में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करते हैं, जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है उन पे नियंत्रण करता है। और ये यौवनारंभ में जो यौवनावस्था वाली जो है, यौवनारंभ हम कह रहे हैं, या यौवनावस्था जो परिवर्तन होते हैं उनको भी यही देखता है, या इसकी वजह से होते हैं। ये चीज़ हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखें वृषण और वृषण कोश के बाद, तो नेक्स्ट हमारा दूसरे नंबर पे हम देखें, ये दोनों एक ही में हम ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे अपना आ रहा है बेटा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी में क्या होता है, जो शुक्राणु निर्माण होंगे, यहाँ पे जो शुक्राणु बनेंगे वो किसके द्वारा जाएंगे, शुक्रवाहिनी से ही तो होके जाएंगे ना आगे। शुक्रवाहिनी, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये शुक्राशय है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब इनका क्या काम है, देखो शुक्राशय क्या करता है बेटा, अगर आप देखो शुक्रवाहिनी है ये, ठीक है। अच्छा आगे यहाँ पे एक मूत्र मार्ग भी है। शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, ये जो वृषण है इससे शुक्राणुओं को कहाँ तक पहुँचाता है, शिश्न तक पहुँचाता है। अब अगर हम मूत्र मार्ग देखें तो मूत्र मार्ग में आपका वीर्य और मूत्र दोनों आते हैं और जिनको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा। अब शुक्राशय क्या है, देखो शुक्राशय ये यहाँ पे ग्रंथि होती है, ये एक तरल पदार्थ का स्राव करती है, ठीक है। किसमें, इसमें, यानी इसमें। और ये क्या है, शुक्रवाहिनी। अच्छा प्रोस्टेट ग्रंथि भी करती है भाई, ठीक है। तो ये दोनों ही, प्रोस्टेट ग्रंथि ले लो और क्या, शुक्राशय, दोनों ही क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी में तरल पदार्थ का स्राव करते हैं। पहले शुक्राशय के बारे में समझ लेते हैं। अब शुक्राशय ने जो तरल पदार्थ का स्राव किया, इससे शुक्राणुओं को क्या फायदा मिलता है, वो बेटा तैरते हैं इसमें होके, ठीक है। शुक्राणु जो होते हैं टैडफॉल की तरह इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इस टाइप के अगर देखोगे आप, चित्र बना होगा, ठीक है, ऐसे करके आपको जो नोट्स भेजे हैं मैंने उनमें डायग्राम है बेटा, उसमें देखिए बहुत अच्छे से दिखा रखा है, ठीक है। तो ये शुक्राणु को तैरने के लिए एक माध्यम मिल जाता है और दूसरा इनको पोषण भी प्रदान होता है और सुरक्षा। और एक और चीज़ यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है, शुक्राशय में तरल में क्या होता है, इस टाइप का ये तरल होता है कि जो योनि के अंदर जो अम्लीय प्रभाव होता है ना, उसको भी ये कम करता है, जिससे शुक्राणुओं की रक्षा होती है, ठीक है। कोई तो ये आपका शुक्राशय हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, ये भी क्षारीय तरल का स्राव करती है। इससे क्या होता है ना, मूत्र मार्ग का जो अम्लीय प्रभाव होता है मूत्र का मूत्र मार्ग में, उसको कम करता है, यानी उदासीन करता है। और कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्राव होता है वो भी शुक्राणुओं की रक्षा करता है। क्लियर। तो हमने समझा वृषण का क्या काम था बेटा, शुक्रवाहिनी समझा, मूत्राशय समझा, शुक्राशय समझ लिया क्या है, और हमने समझा वृषण और वृषण कोश के बारे में। अच्छा वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं, इस प्रश्न को भी हमने समझ लिया। प्रोस्टेट ग्रंथि का पूरा हो गया है। तो बेटा इन वीडियो में अपन यहीं तक करते हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इन चित्रों की मैं पुनः आपसे कराऊं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके कौन कौन से पार्ट हैं, वैसे तो अपने को दिख रहा है इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इनका क्या काम है, किस तरह से जनन होता है, उसको भी हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।